हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। इससे पहले जो भी वीडियो हम लोगों ने देखा है या क्लास देखा है पॉलिटी में, प्रस्तावना, संविधान की भूमिका, पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए हम लोग आज चलेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को बिल्कुल जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं क्लियर हो गए होंगे, या आप एग्ज़ाम या जो भी परीक्षा में बैठने वाले हों, या अगर आप प्रैक्टिस सेट रखे हों, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा होता है, विकल्प सबसे अच्छा होता है कि अपने आप को टेस्ट देने से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, इसलिए टेस्ट देते रहना चाहिए। तो उससे भी मिला सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस जहाँ तक हम लोग पॉलिटी में पढ़े हैं आते हैं, या आगे आज जो अनुसूचियों को पढ़ेंगे हम लोग, उससे भी आपको क्लियर होगा कि कितने क्वेश्चंस उसमें से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं वीडियो पे। आज संविधान की अनुसूचियों के बारे में आप सभी को पता होगा, या हम लोग पढ़े भी थे कि जब संविधान बना हुआ था तब मात्र 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फंडामेंटल वर्क्स ड्यूटी जो था वो नहीं था। मौलिक अधिकार थे लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वो तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो जिस समय संविधान बना था उस समय 8 ही अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में पूछा जाए कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अर्थात 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। पहले 8 था। अब कब कब नया अनुसूची जोड़ा गया, क्या क्या है, इसको हम लोग शुरू से देखते हैं। पहले चलते हैं हम लोग पहला अनुसूची। पहला अनुसूची क्या है? तो पहले अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा मिलती है। पहले अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा मिलती है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत बना है। अर्थात भारत क्या है? तो भारत, इंडिया, एक राज्यों का संघ है। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि भारत क्या है, तो एक राज्यों का संघ है। तो कितने राज्यों का संघ? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है क्या? भारत। यह किस अनुसूची में चर्चा मिलती है? तो संविधान के पहले अनुसूची में चर्चा मिलती है। अब चलते हैं दूसरे अनुसूची में। दूसरे अनुसूची में हम देखेंगे, दूसरे अनुसूची में देखेंगे हम लोग क्या, तो दूसरे अनुसूची में क्या दिया गया है? संविधान के अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, HC का मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन के बारे में चर्चा है। तो ऐसे आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि अनुसूची 2 में क्या है? तो 2 मतलब 2, क्या 2? पैसा। तो पैसा या रुपया जो भी है, यानी वेतन जो है, वह किस अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई है? तो अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई है। अब आगे हम लोग जब राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, लोकसभा के अध्यक्ष का कितना है, लोकसभा उपाध्यक्ष का कितना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना है, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है वह कितना है। यह अलग अलग जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ केवल याद रखेंगे कि दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कैग तथा SC और HC। कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब हमारे संविधान में किस अनुसूची में कैग की चर्चा की गई है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
जो भारत सरकार की वित्तीय जांच करता है, इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। इसकी चर्चा जब हम लोग अनुच्छेद 148 पढ़ेंगे, 148 पढ़ेंगे, तो विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैग क्या है, कैग क्या है, उसकी चर्चा हम लोग वहाँ पे बिल्कुल विस्तृत करेंगे। क्योंकि हम लोग आज अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो यहाँ पे केवल 60 में याद रखेंगे कि कैग की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। कैग की चर्चा, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, माफ कीजिएगा, किस अनुच्छेद में है, तो 148 में, 148वें अनुच्छेद में कैग की चर्चा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में है, 124वें अनुच्छेद में है। और हाई कोर्ट की चर्चा किस में है, तो 124 और 90 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 4, 9, 2, 11, 1, 1, 1, 2 यानी 214 में। यानी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो राज्यों में होता है, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सुप्रीम कोर्ट की संख्या अगर पूछा जाए तो 1 है भारत में। तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 214। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 148 में है। जिससे आपको अनुच्छेद भी याद हो गया। और अलग अलग टॉपिक जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, 148, 124, 214 या पूरे जो भी अनुच्छेद पढ़ेंगे, वहाँ पे एक टोटल पूर्ण विस्तृत रूप से वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे कि कैग है क्या, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या है, हाई कोर्ट में कौन कौन से पॉइंट है, उसको तो वहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल हम लोग यही याद रखेंगे कि संविधान के अनुसूची 2 में क्या है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और एससी और एचसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है उसकी चर्चा किस में है, अनुसूची 2 में है, अनुसूची 2 में है। अब चलते हैं उसके आगे अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है, तो अनुसूची 3 में मंत्री, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, सांसद, और जो एमएलए हैं, विधायक, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, शपथ ग्रहण जो कराया जाता है, निर्वाचन होने के बाद जो शपथ होता है, उसकी चर्चा किस में की गई है, तो अनुसूची 3 में। यानी अनुसूची 3 में मिनिस्टर, सांसद, विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। और मंत्री में, हम अगर केंद्र सरकार के मंत्री होंगे तो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के समक्ष, राज्य सरकार के मंत्री होंगे तो शपथ लेंगे राज्यपाल के समक्ष, सांसद जो होंगे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, विधायक जो होंगे वह विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, ऐसे ऐसे शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति पूछा जाए किसके समक्ष शपथ लेते हैं, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन त्याग पत्र राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देते हैं, वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र राष्ट्रपति देते हैं, और राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। त्याग पत्र की बात आ जाएगी तब, ये हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से। लेकिन अनुसूची में, अनुसूची 3 में क्या है, विभिन्न मंत्री, सांसद और विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। अब मंत्री अगर राज्य सरकार के मंत्री हैं तो राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे, अगर केंद्र सरकार के मंत्री हैं तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, और ऐसे सांसद हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष, और अगर एमएलए विधायक है तो विधानसभा के अध्यक्ष उनको शपथ दिलाएंगे। अब चलते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 क्या है, तो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में, विभिन्न राज्य और भारत के जितने संघ शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा में
राज्यसभा में उन अलग अलग राज्यों से कितने कितने सदस्य संख्या है, उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में इसकी चर्चा की गई है। मतलब और सबसे ज़्यादा अगर राज्यसभा की सीट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य निर्वाचित होकर चुनकर आते हैं, उनकी चर्चा किस अनुसूची में की गई है? तो अनुसूची 4 में। अब पूछा जाए कि राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान पूछा जाए, अगर वर्तमान पूछा जाए कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 229 राज्यों द्वारा, 4 केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। यानी वर्तमान समय का यह आंकड़ा है 245। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 250। अगर पूछा जाए अधिकतम कितने हो सकते हैं, तब 250, राज्यों में 238 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और राज्यों में न पूछ के वर्तमान समय में पूछे कितनी संख्या है, तो 245 है। अब यह जो 12 जो सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं, वह 12 सदस्यों का चुनना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो 12 सदस्य चुने जाते हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वो हमारे देश के संविधान में आयरलैंड के संविधान से 12 सदस्यों का चुनना लिया गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्रोत में, संविधान के स्रोत में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, संविधान की अनुसूची 5वीं अनुसूची। अब एक क्वेश्चन इससे और उठा लेते हैं कि राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 79 79, अनुच्छेद 79 में 79 में राज्यसभा की चर्चा 79 में, सॉरी माफ कीजिएगा गलत बोल दिया गया, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की और 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। आगे तो 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है, पार्लियामेंट हाउस की। अगर पूछा जाए कि संसद के 3 अंग बताइए, तो संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 3 अंग है। लेकिन संसद की चर्चा अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। चलते हैं आगे अनुसूची 5 की ओर अगर हम चले, तो अनुसूची 5 में किसकी चर्चा की गई है? तो अनुसूची 5 में SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। इन पूछा जाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में उसकी चर्चा की गई है? तो अनुसूची 5 में। किस अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है? तो अनुसूची 5, अनुसूची 5वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं अनुसूची 6वीं में। 6वीं में क्या किया गया है? तो जो पूर्वोत्तर राज्य है अत्रिमेमी, यहाँ के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अब अत्रिमेमी क्या है? तो अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। ये 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम, इन 4 राज्यों के
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, इन 4 राज्यों के, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में मिलती है? तो अनुसूची 6 में मिलती है, 6, 6वीं में। आगे चलते हैं अनुसूची 7, 7वीं में। अनुसूची 7वीं में 7वीं के 3 खंड है। कौन कौन? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, और एन से जो बच जाता है तो चला जाता है अवशिष्ट सूची में, वो हो जाता है अवशिष्ट सूची। यानी 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं? तो 3 मुख्य रूप से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, या जिनका नियंत्रण या प्रशासन केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची केवल राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और अवशिष्ट सूची जिसकी चर्चा अनुच्छेद 248 में मिलती है, 248, 2 चौके 8, 248, अनुच्छेद 248 के 1 में अवशिष्ट सूची की चर्चा मिलती है, जिस पर कानून, यानी इन तीनों से जो बच जाता है वो अवशिष्ट सूची में चला जाता है, जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाता है, केवल और केवल केंद्र सरकार बनाता है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 97 विषय थे, इस समय 101 विषय है, 97 से 101 हो गया है। तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, 66, समवर्ती सूची में 47 थे, लेकिन इस समय हो गए हैं 52। समवर्ती सूची में 47 थे, लेकिन इस समय कितने हो गए हैं? 52। अब इसमें का जो 5 गो है घटा के इसमें लगा दिया गया है, तो इसमें हो गए कितने? 61। तो समवर्ती सूची में 52 है इस समय वर्तमान में, पहले 47 था। अब समवर्ती सूची में जिस पर दोनों कानून बना सके, कारखाना, विद्युत, यह सभी पर कौन कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में जनगणना, रेल, डाक तार, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में नहर, पुलिस, कृषि तो समवर्ती सूची में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो स्थानीय प्रशासन है वो सभी चीज़ें राज्य सूची में आएगा। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 थे, 52 हो गया। आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 8वीं अनुसूची में पहले जिस समय 8वीं अनुसूची था, इसमें 14 भाषाओं का जिक्र था, भारत के 14 भाषाओं का जिक्र था। लेकिन पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारत की, तो 22 भाषाएं। कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। तो 14 से 22 कौन कौन हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कर लें। पूछा जाए कि संविधान की किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र मिलता है, तो अनुसूची 8, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र था? पहले 14। 15वां भाषा सिंधी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 67 में हुआ, तो पंजाब का जो सिंधी भाषा था उसको 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो पूछा जाता है कि संविधान में 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को चुना गया? तो सिंधी भाषा को। कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। कब जोड़ा गया? तो 1967 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 21वां संवैधानिक 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया संविधान में। उसके बाद से संविधान में एक और संशोधन हुआ 1992 को, 1992 को। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992, 71वां 71, 71वां हुआ कब? 1992 में। अब इसको 1992 न याद हो तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। यह हुआ था 21 में, यह हुआ था 71 में, 21 से 71 जोड़ दीजिए 92 हो जाएगा। इसका मतलब 71वां हुआ था कब? 1992 में, 92 में हुआ था। तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जो हुआ, तो उसमें अनुसूची 8 में क्या जोड़ा गया? तो 3 और भाषाओं को जोड़ा गया। क्या?
नेपाली मणि को दो, नेपाली मणि को दो, नेपाली मणि को दो मतलब नेपाली को 16वीं भाषा के रूप में, मणि, मणि माने मणिपुरी को, मणिपुरी को 17वीं भाषा के रूप में, और को माने कोंकण, कोंकड़ी, को माने कोंकड़ी जो है उसको 18वीं भाषा के रूप में चुना गया। कब, किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। उसके बाद फिर संविधान में संशोधन हुआ, 21 और 71 हम जोड़े तो आया कितना, 92। तो संविधान में एक और संशोधन हुआ, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ? यह हुआ 2003 में। इसके तहत क्या जोड़ा गया? तो इसके तहत संविधान में, इसके तहत हमारे संविधान में जोड़ा, तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ, जिससे 8वीं अनुसूची में BODMAS, बॉडमास अगर आपको याद हो तो भाषा याद हो सकता है, यही भाषाओं को जोड़ा गया। बो का मतलब बोडो, डी मतलब डोगरी, एम मतलब मैथिली, मैथिली, और एस का मतलब संथाली, एस का मतलब संथाली। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 3 संशोधन हुए। तो 8वीं अनुसूची तक पहले था, यानी कौन कौन संशोधन हुए अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एक 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ जो हुआ 1967 में, एक हुआ 71वां जो हुआ 1992 में, और एक हुआ 92। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा 2003 में, जो यह हुआ। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ए से आसाम में यह भाषाएं मुख्य रूप से 2003 में जोड़ी गई। उसके बाद से हम लोग चलते हैं संविधान की अनुसूची 9 में। चूंकि जिस समय संविधान बना था उस समय केवल, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय केवल 8 ही अनुसूचियां थी, उससे अधिक अनुसूचियां नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या जो है वह 12 हो गई है। तो 8 के बाद कौन आया अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची आई। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ। पहला 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ। उसी के तहत संविधान में एक और अनुसूची, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार की चर्चा की गई। उसके बाद से आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया कब? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, जिसमें दल बदल कानून की चर्चा की गई है। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद से आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित किया गया और लागू हुआ 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 लागू हुआ कब? 24 अप्रैल 1993। यानी संशोधन 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वह 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। लेकिन लागू कब हुआ 73वां संवैधानिक संशोधन 1992? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। अब इससे में क्या थे? तो भारत में पंचायती
राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा 11वीं अनुसूची में की गई। सबसे पहला राजस्थान में हुआ, राजस्थान में। और एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था या सबसे पहले निचले स्तर पर जो पंचायती व्यवस्था था किसके शासनकाल में लागू हुआ। इससे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं, या भारत में पंचायती राज व्यवस्था को, तो यह जो लागू किया गया राजस्थान में, जो लागू किया गया, यह किनके सरकार में, कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में यह 73वां संविधान, यानी 73वां संवैधानिक संशोधन किसके शासनकाल में, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। किसमें की गई है, 243, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 जब हम पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी 11वीं सूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है, 73वां संवैधानिक संशोधन। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में यह भी हुआ, यह भी लागू किया गया 1993 में ही। इसमें क्या था, देखिए 73 के बाद 74, 11 के बाद 12, 92, 92, 93। तो 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पंचायत की चर्चा है। नगर पंचायत के बारे में, जो नगर पंचायत है उसके बारे में चर्चा किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में है। और स्थानीय पंचायत, स्थानीय निकाय, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी चर्चा किस में है, 11वीं अनुसूची में है। तो यह अनुसूची से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों का चर्चा हम लोगों ने किया है इस वीडियो के माध्यम से। और इन सभी अनुसूचियों के ऊपर जो क्वेश्चंस तैयार होते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, वो सभी प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही डाले गए हैं क्विज के रूप में, जहाँ पे जिस टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, अर्थात GSGK एजुकेशनल पॉइंट, उसको आप लोग जाके टेलीग्राम डाउनलोड करें और उसको सब्सक्राइब करें। आप उसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं क्विज के रूप में, और उस क्विज को आप खोल के वहाँ पे जो भी आप पढ़े हैं उस दिशा निर्देश से आप उसको देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अनुभव होगा और वो चीज़ें याद भी रहेंगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत वहाँ पे जाएंगे और उस क्वेश्चन को करेंगे। अभी तक जहाँ भी अनुसूची हम लोग जितना पढ़े हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को यह अनुसूचियाँ समझ में बिल्कुल आए होंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे और संविधान के भाग से शुरू करेंगे अनुसूची अनुच्छेद, और एक एक भाग और एक एक अनुच्छेद पढ़ते हुए हम लोग पॉलिटी के लास्ट पॉइंट तक चले जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये सभी वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छी भली बाती से आ रहे होंगे। देखिए, हम लोगों को याद नहीं करना है, मुख्य रूप से ऐसे पढ़ा जाए ताकि हमेशा के लिए क्वेश्चन, चूँकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं और पढ़ के फिर 2 दिन बाद छोड़ देंगे तो भूल जाएगा, निश्चित है भूल जाएगा। भूलना तो स्वाभाविक है, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़कर अगर क्विज करते हैं या कहीं हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को हम हल करते हैं तो ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में बना रहता है वो चीज़। इसलिए जो भी वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं उसको अगर कोई प्रैक्टिस सेट है तो उससे भी करेंगे, या आपके पास कोई क्विज आता है तो उससे भी हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।